गुंजन और बड़ी खबर यही, विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो चुकी है। 15 मिनट स्थगित रहने के बाद कार्यवाही फिर से शुरू हुई है। सपा विधायकों के हंगामे के कारण 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया गया और 15 मिनट खत्म होने के बाद कार्यवाही फिर से शुरू हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। 15 मिनट स्थगित रहने के बाद कार्यवाही शुरू हुई है। सपा विधायकों का हंगामा जो लगातार जारी रहा, उसके बाद 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया गया और अब कार्यवाही फिर से शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई है। सदन की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है। 15 मिनट तक स्थगित रहने के बाद कार्यवाही शुरू हुई है। सपा विधायकों के हंगामे के बाद 15 मिनट के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया और अब फिर सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। समर्थन है तो अच्छी बात है, बोल देना। वो कौन समर्थन मान लिया? माननीय संजय जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपके अनुमति से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि पहली बार है कि देश में मछुआ समुदाय के लिए दिल्ली में मंत्रालय अलग किया गया हो, उत्तर प्रदेश में मंत्रालय अलग किया गया हो और उसके लिए अलग से बजट दिया गया हो, अलग से बजट दिया गया हो। उनकी सुरक्षा के लिए बीमा की व्यवस्था की गई हो, उनके विकास के लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की गई हो और निषाद राज बोट योजना और मुख्यमंत्री संपदा योजना। ये सबको मालूम है कि जब कोई नया मंत्रालय बनता है तो उसकी व्यवस्था में थोड़ा समय लगता है, वो प्रक्रियाधीन है। उसके लिए बजट, निषाद राज बोट योजना के लिए, मुख्यमंत्री संपदा योजना के लिए जो बजट है। तो सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जो सीधे में मिल रही थी। इसी बीच लखनऊ से खबर है, विधायक अतुल प्रधान 1 बजे तक कार्यवाही से सस्पेंड कर दिए गए हैं। अतुल प्रधान ने नियम विपरीत फेसबुक लाइव किया, जिसके बाद उन्हें 1 बजे तक के लिए सस्पेंड किया गया। स्पीकर के समझाने के बाद भी नहीं मानने पर यह कार्रवाई हुई है। सरधना से सपा के विधायक है अतुल प्रधान, जिन्हें 1 बजे तक के लिए कार्यवाही से सस्पेंड किया गया है। दरअसल विधानसभा स्पीकर के समझाने के बाद भी उन्होंने फेसबुक लाइव किया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 1 बजे तक के लिए अतुल प्रधान, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्हें सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, विधायक अतुल प्रधान 1 बजे तक के लिए कार्यवाही से सस्पेंड किए गए हैं। वही अखिलेश यादव आज सत्र में नहीं आएंगे। आज अखिलेश यादव मैनपुरी में ही रहेंगे। ईवीएम की सुरक्षा के कारण अखिलेश ने यह फैसला लिया है। पहले अनुपूरक बजट चर्चा में शामिल होने की खबर थी, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। दरअसल सदन की कार्यवाही कल से शुरू हुई। कल भी अखिलेश यादव नहीं आए थे, तब सत्ता पक्ष की ओर से कई सवाल उठाए गए थे, पर कल उपचुनाव था और उसके बाद जानकारी ये भी मिल रही है कि आज भी अखिलेश यादव मैनपुरी में ही रहने वाले हैं। आज भी सत्र में अखिलेश यादव नहीं आएंगे। अखिलेश यादव के विधानसभा सत्र में शामिल नहीं होने और मैनपुरी में रहकर ईवीएम की रखवाली करने के मुद्दे पर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ने तंज कसा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के नाते अखिलेश यादव को सदन में रहना चाहिए था। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा के लिए प्रदेश नहीं, परिवार प्राथमिकता है। इसलिए अखिलेश यादव जी को आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष हैं तो नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए। कल तो ये कह सकते हैं कि आदरणीय नेताजी के, मुलायम सिंह जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मतदान करना था, इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन आज अगर वो नहीं आते हैं तो एक जो किसी भी पद की गंभीरता है, नेता प्रतिपक्ष माने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, उनको सदन में रहना चाहिए था। अब वो क्यों नहीं आ रहे हैं, उनसे भी आप लोग पूछवा लीजिएगा। मुझे लगता रहना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के लिए प्रदेश प्रथम नहीं है, उनकी परिवार प्रथम है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार के लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का जीवन स्तर में बदलाव लाना प्राथमिकता है। आप जानते हैं जब वो हारते हैं तो ईवीएम पर खींच निकालते हैं और भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ, निष्पक्षता के साथ लोकतंत्र में भरोसा रखती है। हम सबका सम्मान करते हैं, जबकि विपक्षी दल सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए चुनाव लड़ते हैं। एक और भाजपा अखिलेश यादव के सदन में शामिल नहीं होने को लेकर हमलावर है, तो दूसरी ओर सपा विधायक अखिलेश यादव की मैनपुरी में मौजूदगी को लेकर बचाव कर रहे हैं और ईवीएम की सुरक्षा के मुद्दे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सवाल केवल ईवीएम का ही नहीं है,
सवाल इस समय अब देश में बड़ा हो गया है। चुनाव हमें लगता है छोटे हो गए हैं, लोकतंत्र को बचाना जरूरी हो गया है। कल क्या हुई रामपुरी में क्या घटना हुई, किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि स्वतंत्र भारत में जहां एक मजबूत संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको एक समान सुरक्षा प्रदान करता है, कल क्या हुआ, गलियों में फोर्स लगा के, अर्धसैनिक बल लगा करके जिस तरह माताओं, बहनों, बच्चियों, मतदाताओं को मारा गया। 300 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वोटिंग नहीं होने दी, समाजवादी पार्टी समर्थित मतदाताओं का वोट नहीं पड़ने दिया गया। और जहां तक ईवीएम का सवाल है, निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी है कैंडिडेट्स को, ये अधिकार है कि उसके जो मत पड़े हैं उनकी वो सुरक्षा करे, उनकी रक्षा करे। और ये पूरी शंका है इस पर कि ईवीएम की मशीनों में हेराफेरी हो सकती है। इस तरीके से बिना सुरक्षा के, बिना चुनाव आयोग को बताए हुए, बिना ऑब्जर्वर को बुलाए हुए जिस तरीके से वैन जा रही थी ईवीएम को लेकर, प्रसन्नचित्त उस पर उठे और उसको जाकर रोका। तो आप पता करके देखिए, आपके खुद के मीडिया चैनलों पर चल रही थी लगातार किस तरीके से ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह अब क्या करने ले जा रहे थे, इस बात का चुनाव आयोग जवाब दे। और लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं मैनपुरी एसएसपी को, एसपी मैनपुरी को, एसएसपी इटावा को, दोनों को नोटिस मिला। आज तक उन पर क्या कार्रवाई हुई? रामपुर में जिस तरह का तांडव हुआ, आपके चैनलों पर खतौली के सीओ किस तरीके से वोटरों को धमका रहे हैं, बूथ के पास से वापस भेज रहे हैं, क्या इसका परिणाम इसका ये हुआ कि 33% मतदान हुआ? यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का दूसरा दिन है आज। सदन में अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होगी। सीएम योगी बजट पर अपनी बात रखेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। अनुपूरक बजट का आज दूसरा दिन है, विधानमंडल के बजट सत्र का दूसरा दिन, जहां अनुपूरक बजट पर आज चर्चा होनी है। सीएम योगी बजट पर अब से कुछ ही देर बाद अपनी बात रखेंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। शीतकालीन सत्र जो कि कल से शुरू हुआ, जिसका आज दूसरा दिन, अनुपूरक बजट पेश किया गया जिस पर आज चर्चा होनी है। सीएम योगी बजट पर अपनी बात को रखेंगे। तो अभी तक सदन की जो कार्यवाही रही उसके मुताबिक हंगामा हुआ, 15 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया गया और उसके बाद अब कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और थोड़ी ही देर बाद योगी आदित्यनाथ बजट पर अपनी बात रखेंगे। अनुपूरक बजट पर सदन में आज चर्चा होगी। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, कल पहले दिन सबसे पहले नेताजी को श्रद्धांजलि दी गई। और चलिए सीधी तस्वीरें में मिल रही है, राजभर क्या कह रहे हैं सदन में, आइए सुनते हैं। पर बोलते हैं, हम सपा उपा के चक्कर में नहीं रहते हैं। इधरिया जो भाई गिनती देखा था ना, ये जो गिनतियां देखा था, ये ओम प्रकाश राजभर का मन बड़ी भूमिका है, वो इतना मत सोचिएगा। अरे ठीक है, घबरा मत, आपस में बातचीत मेरा निवेदन, मेरा एक मिनट, मेरा निवेदन है माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय ओम प्रकाश जी, माननीय ओम प्रकाश जी, मान्यवर जो भी बात कहनी है मुझसे कहिए, आप डायरेक्ट आपस में कोई बातचीत नहीं करें। अरे आप भी शांत रहिए ना। देखिए आपने छेड़ा तो उन्होंने बोला, आप बोले नहीं गलत बात, आप नहीं बोले, आप माननीय ओम प्रकाश जी आप विषय पर आइए प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, आप विषय पर और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पर आपने भी आश्वासन दिया था और अभी तक वैसा ही पड़ा है। चलिए धन्यवाद, तो उस पर ध्यान करिए। चलिए ओम प्रकाश जी धन्यवाद, आपका 5 दिन मिनट में चलेगा महाराज, जरा वक्तव्य दीजिएगा, आप अपना विचार रखिएगा तो थोड़ा समय सीमा निर्धारित करिएगा। ये एसटी का जो हाई कोर्ट का फैसला है, हाई कोर्ट का जो आदेश है, फैसला नहीं आदेश है, आपकी बात उन्होंने कि प्रदेश सरकार इस प्रस्ताव को दिल्ली भेजे। धन्यवाद, इस पे भी थोड़ा हमारी तरफ से वकील बनिए। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, थैंक यू। 5 मिनट हो गए, समय की सीमा है। माननीय नेता राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आदरणीय मोना आराधना मिश्रा मोना जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने अनुपूरक बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया, आभार व्यक्त करती हूँ। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि आज जो 33,769 करोड़ का ये अनुपूरक बजट आया है, इसकी आवश्यकता क्या है? लालजी वर्मा जी ने भी
विभागवार कई आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। ऐसी परिस्थिति में जब केवल सरकार 33.54% जो हमारा मेन बजट था उसका खर्च कर पाई है अभी तक, उस परिस्थिति में मुझे नहीं लगता है कि इस अनुपूरक बजट की कोई आवश्यकता है। खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, महिलाओं से जुड़े हुए जो योजनाएं थी उसमें गंभीर विषय है अध्यक्ष जी की 40% से भी कम सरकार खर्च कर पाई। ये चिंता का विषय है। और एक उदाहरण मैं जरूर दूंगी, पढ़ करके अखबार में बड़ा विचित्र लगा कि केवल प्रचार प्रसार ऐसा विभाग है जिसमें सरकार 77% तक धन खर्च कर चुकी। केवल एक ऐसा विभाग है जिसमें सरकार ने खर्च किया है, तो इससे साफ नजर आता है कि सरकार का फोकस कहां पे है। हम सबको पता है कि इन्वेस्टर समिट को लेकर के, जैसा कि जो अनुपूरक बजट में जो आंकड़े भी दिखाएं कि ये भ्रमण पे जो विदेश यात्रा पे हमारे बहुत सारे सरकार के मंत्री और सदस्य जा रहे हैं, इसका भी पूरा खर्चा जो लगभग 300 करोड़ के आसपास, इसका भी प्रोविजन इसी अनुपूरक बजट में किया गया। हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो चाहते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रदेश में आए, नौजवानों को रोजगार मिले, इन्वेस्टमेंट हो, फैक्ट्रियां लगे, उद्योग लगे। पर विषय ये है कि हकीकत से कहीं दूर ये अनुपूरक बजट में इस पूरी बात को रखा गया। केवल पर्यटन के नजरिए से इस पूरे अनुपूरक बजट में जो ये इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो रेड कारपेट की व्यवस्था की गई है, ये पूरी तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग। अगर हम जो पहले इन्वेस्टर समिट उन पर अगर निगाह डालें तो 2018 में जो पहला इन्वेस्टर समिट हुआ सरकार ने किया 2017 में आने के बाद, उसमें 4.68 लाख करोड़ का MOU साइन हुआ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव के मद्देनजर आज सीएम योगी लगातार अलग अलग जिलों में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित कर रहे हैं और करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम लखनऊ को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी दुबग्गा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन शाम 4 बजे होगा। इस दौरान सीएम योगी सभी वार्डों के प्रबुद्ध वर्ग से निकाय चुनाव पर चर्चा करेंगे। साथ ही 1813 करोड़ की 212 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव को लेकर लगातार अलग अलग जिलों में प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित कर रहे हैं, करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। और आज भी मुख्यमंत्री विकास योजनाओं की सौगात लखनऊ को देंगे। सीएम योगी दुबग्गा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का जो आयोजन है वो शाम 4 बजे होगा। इस दौरान योगी सभी वार्डों के प्रबुद्ध वर्ग से निकाय चुनाव पर चर्चा भी करेंगे। 1813 करोड़ की 212 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री आज करेंगे। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको थोड़ा समझाते हैं सीएम योगी का मिशन निकाय आखिर है क्या। निकाय चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। लखनऊ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, जिसमें आज मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को योगी आदित्यनाथ आज संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे के करीब यह कार्यक्रम होना है। निकाय चुनाव पर प्रबुद्ध वर्ग से चर्चा खासतौर पर की जाएगी। ये लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जिसी के तहत आज लखनऊ में भी प्रबुद्ध वर्ग से चर्चा करेंगे। नगर निगम के प्रबुद्ध कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री आज शामिल होने वाले हैं। सभी वार्डों का प्रबुद्ध वर्ग कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। नगर पालिका का प्रबुद्ध वर्ग भी इसमें शामिल होने वाला है। नगर पंचायत का भी प्रबुद्ध वर्ग शामिल होगा, जिनसे योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। सीएम योगी का लखनऊ को एक बड़ा तोहफा भी मिलने जा रहा है। लखनऊ को 1813 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री आज देने वाले हैं। 212 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री करेंगे। तो मिशन निकाय मुख्यमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और ऐसे में अपनी तैयारी पहले से भारतीय जनता पार्टी मजबूत करती है और मुख्यमंत्री लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री लखनऊ जाने वाले हैं, जहां कई
योजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा कई प्रबुद्ध वर्ग के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे जिनसे चर्चा की जाएगी, जिनको मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। नगर पालिका का प्रबुद्ध वर्ग भी शामिल होगा, नगर पंचायत का प्रबुद्ध वर्ग भी शामिल होने वाला है। शाम 4 बजे के लगभग कार्यक्रम का आयोजन होगा, ये जानकारी मिल रही है। लखनऊ को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 1813 करोड़ की सौगात लखनऊ को मुख्यमंत्री आज देंगे। तो यूपी निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रदेश सरकार ने 762 में से 760 नगर निकायों में महापौर और चेयरमैन के सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। लिस्ट के बाद समीकरण बदलने से दावेदारों में उधेड़बुन भी शुरू हो गई है। अब 7 दिनों में जिलाधिकारियों से सुझाव व आपत्ति मांगी गई है। इसके बाद अंतिम आरक्षण सूची चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। इधर बीजेपी का मिशन निकाय चुनाव भी लगातार जारी है। तो चुनाव के लिए आरक्षण की लिस्ट कल शाम जारी हो चुकी है। प्रदेश सरकार ने 762 में से 760 नगर निकायों में महापौर और चेयरमैन के सीटों के लिए आरक्षण की जो अधिसूचना है वो जारी कर दी है। लिस्ट के बाद समीकरण बदलने से दावेदारों में उधेड़बुन शुरू हो चुकी है। 7 दिनों में जिला अधिकारियों से सुझाव व आपत्ति भी मांगी गई है। इसके बाद अंतिम आरक्षण सूची चुनाव आयोग को भेजी जाएगी। इधर बीजेपी का मिशन निकाय चुनाव भी लगातार जारी है। बीजेपी जहां उपचुनाव में अब तक जुटी हुई थी, अब पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का निकाय चुनावों को लेकर रहने वाला है। तो निकाय चुनाव में क्या रहेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन तैयारियां जोरों से जारी हैं। 760 नगर निकायों के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है। वहीं अयोध्या से राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। एबीपी गंगा के पास राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में गर्भगृह के पास के ढांचे को आप देख सकते हैं, वो तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। मंदिर तेजी से अपने आकार में तैयार हो रहा है, जहां पर भगवा झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं पर गर्भगृह है, उसके चारों ओर तेजी से काम किया जा रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का प्रथम तल दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा और जनवरी 2024 में रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। और जैसे ही गर्भगृह तैयार हो जाएगा, भक्तों के लिए मंदिर के दरवाजे भी खोल दिए जाएंगे। तो भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। अभी जो निर्माण का काम चल रहा है उसके बीच ये तस्वीरें सामने आई हैं और ये तस्वीरें वाकई बेहद खूबसूरत नजर आती हैं। और जब मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खूबसूरत राम मंदिर बनने वाला है। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं नई तस्वीर राम मंदिर निर्माण की किस तरीके से सामने आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन तस्वीरों को जारी किया है। गुलाबी पत्थरों से राम मंदिर का निर्माण लगातार जारी है। प्रथम तल दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा और उसके ठीक 1 महीने बाद जनवरी 2024 में मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे। 164 फीट ऊंचे शिखर पर विजय पताका फहरेगी। राम मंदिर में 5 मंडप का निर्माण काम लगातार जारी है, जो तस्वीरें सामने आई हैं। 318 स्तंभ का निर्माण भी यहां पर चल रहा है, ये भी आपको बता दें। 5 मंडप का काम लगातार वहां पर जारी है ही। इसके साथ ही 5 विशाल गुंबद भी वहां पर जो तस्वीर सामने आई है उसमें नजर आते हैं। तो भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला है और इसका पूरे देशवासियों को इंतजार है। जो तस्वीरें अभी सामने आई हैं उनको देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार होगा तो कितना भव्य और अलौकिक होगा। तो 318 स्तंभ का निर्माण है। देखिए ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये नई तस्वीर राम मंदिर निर्माण की सामने आई है। गुलाबी पत्थरों से राम मंदिर का निर्माण लगातार जारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से ये तस्वीरें जारी की गई हैं, जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो प्रथम तल है वो दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार होगा और ठीक 1 महीने बाद जहां पर रामलला विराजमान होंगी वो जगह पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। ज्ञानवापी विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। दोपहर 2 बजे जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। आज हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। सोमवार को बहस पूरी नहीं हो पाई थी। सोमवार को हुई सुनवाई में हिंदू पक्ष ने मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करने की मांग की थी। बता दें कि वाराणसी की जिला अदालत में चल रहे श्रृंगार गौरी केस को लेकर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 12 सितंबर को जिला जज की कोर्ट ने अर्जी खारिज किए जाने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसी मामले में आज भी सुनवाई होगी। पिछले हफ्ते भी इसको लेकर सुनवाई हुई थी, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब
ज्ञानवापी का कानूनी काउंटडाउन क्या है वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। श्रृंगार गौरी से जुड़े मामले में सुनवाई होनी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होनी है। हिंदू पक्ष की हाईकोर्ट में दलील, पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की दलीलें पूरी हो चुकी थी, हिंदू पक्ष को अपनी दलीलें रखनी है। हाईकोर्ट में आज सुनवाई पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब कोर्ट का आगे फैसला क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा, लेकिन कानूनी काउंटडाउन बहरहाल शुरू हो गया है। मुस्लिम पक्ष की जो दलीलें थी वो पहले ही पूरी हो चुकी हैं, हिंदू पक्ष आज अपनी बात रखेगा। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।